नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरकार है और चुनाव मैदान में उतरे सभी पार्टी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मोदी की जनसभा हो। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम दोबारा से तय कर दिए और 7 फरवरी को वो हरिद्वार लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे और बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मोदी की भौतिक चुनावी रैली कराने की भी तैयारी कर रही है। और वहीं प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब 8 दिन का समय बचा हुआ है और प्रचार के अंतिम समय में चुनावी हवा बनाने के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में लाने की मांग की जा रही है और पार्टी ने पीएम मोदी के हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों में वर्चुअल कार्यक्रम तय किए हैं। और वहीं आपको बता दें कि मोदी 7 फरवरी को हरिद्वार, 8 को नैनीताल, 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा और 11 फरवरी को पौड़ी लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए रविवार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे और इस दौरान वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद वो यहां से उत्तरकाशी जाएंगे और यहां गंगोत्री विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित भी करेंगे और दोपहर के बाद वो सहसापुर विधानसभा जाएंगे और यहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो डोर टू डोर प्रचार में हिस्सा लेंगे और इसके बाद शाम को करीब डोईवाला भी पहुंच जाएंगे और यहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और सोमवार को जेपी नड्डा सुबह 10 बजे जीटीसी हेलीपैड से बागेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे और बागेश्वर में वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 7 फरवरी को दोपहर 2:20 पर वो पिथौरागढ़ विधानसभा पहुंचेंगे जहां वो प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम को 4:30 बजे वो देहरादून कैंट विधानसभा पहुंचेंगे जहां वो अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। और 2 दिन के इस धुआंधार प्रचार के दौरान वो करीब 1500 किलोमीटर क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। और गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तरकाशी दौरा 3 फरवरी को होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो रद्द हो गया था। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल इस समय उत्तराखंड के दौरे पर है और वहीं इससे पहले भी उत्तराखंड के दौरे पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि, मुफ्त तीर्थ यात्रा और शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की गारंटी दे चुके और इन गारंटियों को पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के साथ अन्य वादों की गारंटी दे सकती है। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि हरिद्वार के 3 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं और केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां भी पूरी कर ली है और उनके दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और वो हरिद्वार के एक होटल में मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और केजरीवाल हरिद्वार से ही प्रदेश की 70 सीटों पर पार्टी के चुनाव प्रचार का फीडबैक भी लेंगे और साथ ही अंतिम समय में चुनाव रणनीति को धार देंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि केजरीवाल इससे पहले उत्तराखंड के दौरे पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त, बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि, मुफ्त तीर्थ यात्रा, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की गारंटी दे चुके और इन गारंटियों को अपने पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल करने के साथ अन्य वादों की गारंटी दे सकते। और वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल 3 दिन के दौरे पर हैं उत्तराखंड में। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वो वचन देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बना कर देंगे और उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वादा करते हुए नारे के रूप में कहा कि बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को वचन देना चाहती है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के मुकदमे को वापस लेंगे
और किसानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। और पहले कांग्रेस ने कानून बनाया था जो जमीनों पर लंबे समय से काबिज है और उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद वर्तमान सरकार ने जमीनों के मालिकाना हक को पीछे रख दिया। और वहीं कांग्रेस की पहली ऐसी सरकार होगी जो एमएसपी को लागू करेगी। कांग्रेस सत्ता में आते ही 100 यूनिट बिजली देगी और उसमें बिजली के बिलों की माफी सम्मिलित होगी। और कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 4 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे। 57,000 पद सरकार में खाली पड़े और पहले साल में ही उनको भरने का कार्य किया जाएगा। और कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और वहीं स्वास्थ्य सुधार कर गांव-गांव पहुंचाएंगे। और कहा कि ऐसे 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जिनके कोरोना काल में रोजगार बंद हो गए और उन परिवारों को 40,000 रुपये हर साल देने का कार्य भी किया जाएगा। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के धर्मनगरी पहुंचने से पहले उन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल बाबा संसद में भी बीच चौराहे वाला भाषण देते और उन्हें राजनीतिक मंच और संसद में दिए जाने वाले भाषण के ही अंतर का पता नहीं है। और उनके संसद में दिए जाने वाले भाषण पर अमेरिका जैसे देश भी सवाल उठाते हैं। और प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी संसद में भी विदेश नीति और सैनिकों के शौर्य बलिदान पर सवाल उठाते और उन्हें बोलने के दौरान ये याद रखना चाहिए कि वो संसद में बोल रहे हैं और किसी राजनीतिक मंच पर नहीं है। और वो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो कभी न्यायपालिका पर, और उनकी ओर से उठाए जाने वाले सवालों से देश के संविधान पर ही उंगली उठती है और देश को शर्मिंदगी महसूस होती है। और उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करके मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे, जबकि यहाँ कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब वह पश्चिम बंगाल के चुनाव में थे तो उनके ऊपर 20 बार से अधिक हमले हुए और वह हमले उसी क्षेत्र में हुए जहाँ विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। और वहीं बात की जाए उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को लेकर तो कोरोना संक्रमण को लेकर राहत देने वाली खबर है। और बीते दिनों की तुलना में उत्तराखंड में अब सामने आ रहे आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि संक्रमण घट रहा है और मौत का आंकड़ा भी पहले से कम हुआ है। जिले में पिछले 24 घंटे में 7 की मौत और 204 संक्रमित मिले हैं। और रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन मरीजों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और बीते 24 घंटे में 1,183 नए संक्रमित मिले, जबकि 15 मरीजों ने दम तोड़ दिया और संक्रमितों की तुलना में 4 गुना अधिक ठीक भी हुए। और अब शनिवार को आई जानकारी के मुताबिक मौत का आंकड़ा भी पहले से कम हुआ है और जिले में 24 घंटे में 7 की मौत और 204 संक्रमित मिले हैं। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार को मौसम साफ बना रहा। हालांकि मंगलवार से एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है और मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और अगले 2 से 3 दिन मौसम फिर बिगड़ रहा है। और वहीं इस दौरान भी पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होने के आसार हैं। और रविवार को राज्य भर में मौसम साफ रहेगा और चंबा धनोल्टी मोटर मार्ग यातायात के लिए 3 दिन बाद खोल दिया गया। और गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे अभी भी बंद पड़े हुए हैं। और हरिद्वार में धूप तो खिली लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही और पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से यहाँ दिन भर शीत लहर चल रही है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा और कुछ दिनों से छाए बादल पाला कोहरा लोगों को कुछ कम परेशान करेगा, जबकि मंगलवार से अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने के आसार भी हैं, जबकि पर्वतीय जिलों में फिर बर्फबारी होने की संभावना है। और वहीं शनिवार को राजधानी देहरादून समेत अन्य इलाकों में धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली है।